Hello and welcome to Bimotion IAS. This is the series of geography optional and we are doing climatology which is module 3 of our series. आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। हम लोगों के ये सिलेबस में तो दिया हुआ है लेकिन फॉर एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट वाई वी आर डिस्कसिंग इट। आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो गई है और जितने करंट अफेयर्स में जितनी भी आप लोगों के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो आपका लैंडस्लाइड हो, चाहे आपका पंजाब फ्लड हो अभी आज के टाइम पे, तो ये इनस्टेबिलिटी इतनी आ गई है। दैट मीन्स ये क्या है, अब आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है। समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर आएगा तो ही करेंगे, भाई आना ही है ये टॉपिक नेक्स्ट ईयर। ठीक है, समझ में आने वाली बात। चलो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। ठीक है, नाउ सिलेबस में देखो क्या ये सिलेबस में है। सिलेबस में देखो रेड वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ये अपना लोगों का आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये अपन लोगों का सिलेबस में है। इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछे हैं क्या? हाँ पूछे हैं। 2009 में देखो, 2015 में देखो, इसके अलावा 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था, उसके अलावा 2020 में भी क्वेश्चन आया था इनस्टेबिलिटी के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा गया था, इसीलिए इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है। समझ में आया ना? तो इन्होंने पूछा है, एक तो पूछा है ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी का। अब देखो शॉर्ट नोट बोल दिया लेकिन कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। ऐसे ही 10 मार्क्स का फ्रंटोजेनेसिस का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया है वेदर स्टेबिलिटी में। अब आप बोलोगे ये फ्रंटोजेनेसिस क्या है? देखो इसके ऊपर मैं एक्चुअल में पूरा एक वीडियो डेडिकेट करूँगा, बट आप मोटा मोटा समझ जाओ कि आप लोगों के ये दो फ्रंट जो आपस में जब टकराते हैं ना, दो फ्रंट्स, तो उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। उसके कारण आप लोगों के साइक्लोन्स बनते हैं, एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। समझ में आने वाली बात। अब जो फ्रंट्स का हो गया, मान लो दो एयर मास हैं, एक हो गया मेरा कोल्ड एयर मास, एक हो गया मेरा हॉट एयर मास। अब ये कोल्ड एयर मास हॉट एयर मास से जहाँ पर भी मिलेगा तो क्या होगा, आपस में क्या होगी, यहाँ पर इनस्टेबिलिटी आएगी। तो इसीलिए अपन लोग को बता रहे हैं कि फ्रंटोजेनेसिस का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसमें वेदर इनस्टेबिलिटी के अंदर। समझ में आना ये वाली बात। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द एटमोस्फियर टू द वर्टिकल डिप्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्सल। क्या होता है? सीधा सीधा स्टेबल कब बोलोगे आप किसी भी उसको, कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा एटमोस्फियर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में एयर पार्सल का, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे कि एटमोस्फियर मिला स्टेबल है। और इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ द पार्सल टू कंटिन्यू अपवर्ड आफ्टर द डिप्लेसमेंट। दैट मीन्स वर्टिकली कितना वो आप लोगों का अपवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कितना अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर ये कोल्ड एयर है, यहाँ पर मेरा हॉट एयर है। अब क्या करेगी, ये कोल्ड एयर हॉट एयर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। अगर ये नहीं उठ रही है, वो वैसा का वैसा ही बैठा हुआ है, दैट मीन्स वो स्टेबल है। लेकिन अगर इसने उसको अपलिफ्ट कर दिया वर्टिकली, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। सीधी सीधी बात, समझ में आने वाली बात। अनस्टेबल स्टेबल वाली बात समझ में आ गई होगी। नाउ लाइज एट द हार्ट ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। सीधी सीधी बात है। द इम्पोर्टेंस इज सच दैट, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, कार्ल गुस्ताफा रोजबी जो फाउंडर थे मॉडर्न डायनेमिक मेट्रोलॉजी के, इन्होंने एम्फेसाइज किया वेदर इज इसेंशियली द स्टोरी ऑफ द एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। वेदर क्या है कि अगर आप लोगों की एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होगी तो आप लोगों का क्या बनेगा, वेदर कंडीशंस चेंज होंगी। सीधी सीधी बात ये है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया। नाउ कीवर्ड्स देख लो, इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात स्टेबिलिटी क्या होती है, पहली बात है ना, धीरे धीरे आपको वर्ड समझने चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, वर्टिकल मूवमेंट होता है, मोशन होता है। सप्रेस द कन्वेंशन, सप्रेस कन्वेक्शन, मतलब ये क्या करेगा, आप लोगों का कन्वेक्शन को सप्रेस करेगा। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, है ना, एयर का ऊपर उठना। लेकिन ये ऊपर उठने ही नहीं देगा, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस आ रहा है वर्टिकल मोशन के अंदर। समझ में आने वाली बात। इनस्टेबिलिटी क्या होती है भाई, सीधी सीधी बात है, कन्वेक्शन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मतलब हम लोगों का एटमॉस्फेयर जो होगा ना वर्टिकल एसेंट को क्या करेगा, फेवर करेगा। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हीटिंग या कूलिंग ऑफ द एयर विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग। मतलब आप लोगों के जो आसपास जितनी भी हीट होगी उसकी चेंज किए बिना आप लोगों का जो हीटिंग और कूलिंग हो जाएगी,
सीधी सीधी बात है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, ये भी एक चीज है। ड्राई एडियाबैटिक समझ जाओ ये वाली चीज कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अनसेचुरेटेड पार्सल, मतलब जिसके अंदर आप लोगों का जो एयर के अंदर आप लोगों का वाटर कंटेंट्स नहीं होगा, मतलब सेचुरेशन नहीं है, तो उसमें किस तरीके से आप लोगों का ठंडा हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर आप लोगों का वाटर पेपर्स अगर आ जाती हैं एयर के अंदर तो वो ठंडा होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि अगर अनसेचुरेटेड पार्सल है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई एडियाबैटिक रेट बोलेंगे। नेक्स्ट इज सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब हो जाएगा कूलिंग ऑफ द सेचुरेटेड पार्सल, मतलब पूरा सेचुरेशन हो जाएगा। दैट मीन्स लगभग अपना 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अप्रोक्स इसकी स्पीड होगी। स्लोअर होगा, क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट रिलीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, आप लोगों को वाटर कंटेंट्स आ गया, तो मतलब लेटेंट हीट रिलीज हो गई। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट लैप्स रेट की अगर बात करूं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिक्रीज होता है ऑफ द टेम्परेचर विद द अल्टीट्यूड इन द एटमोस्फियर, वेरीज बाय द रीजन एंड द सीजन, वेरीज बाय रीजन एंड सीजन। नाउ एग्जाम में आप कैसे लिखोगे अगर इस तरीके की चीज आ गई तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है क्या, किसको, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को किसके साथ, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के साथ और सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट के साथ। अब मैं इसको ना आगे के जो स्लाइड्स होंगे उसमें मैं ELR और DALR ही बोलूंगा, बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ये क्या करता है आप लोगों का, जब भी आप कंपेयर करोगे ELR को DALR और SALR से, तो क्या होगा, ये डिटरमाइन करेगा आपकी स्टेबिलिटी को। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली मोटा मोटा आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अब देखो नॉर्मली आप चाहो तो एग्जाम में डायग्राम बना के आ सकते हो सिंपल से इस तरीके का कि आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, मेरा ELR DALR हो गया। यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो है, ये मेरा क्या है, ELR है, और ऊपर वाला है DALR, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ ऊपर वाला है आप लोगों का, एक मिनट, हाँ ELR ये हो गया, ये आप लोगों का हो गया DALR, ये वाला बीच वाला DALR, और ये हो गया मेरा SALR, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ होगा तो वो मेरा स्टेबल होगा हाइट बढ़ने के साथ साथ, और ऊपर वाला क्या होगा, मेरा अनस्टेबल होगा। इसको अपन यहाँ भी लगा सकते हैं। देखो नॉर्मली अगर मैंने टेम्परेचर लिया 0 से 20 डिग्री, यहाँ पर मैंने एल्टीट्यूड ले लिया लगभग 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर के ऊपर तो स्टेबिलिटी बढ़ी जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो नॉर्मली अगर मैं इसको, ये ब्लू वाली जो लाइन है 1 किलोमीटर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12 डिग्री पर किलोमीटर हो जाएगा इस तरीके का। इसको मैं क्या बोलूँगा, ELR बोलूँगा। फिर ये ऑरेंज वाली लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, मेरी DALR हो जाएगी, क्योंकि ड्राई हो जाएगी। क्यों? ये अपना क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट हो जाएगी, है ना, सॉरी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, ड्राई। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, SALR। सीधी सीधी बात है, SALR क्या था हम लोगों का, SALR था हम लोगों का सेचुरेटेड। ये हो जाएगा मेरा ड्राई, ये हो जाएगा सेचुरेटेड, है कि नहीं है। तो DALR कंटिन्यूएशन इज कंडेंसेशन डिडंट अकर, जे हमेशा DALR हमेशा कंटिन्यूड होता है अगर मेरा कंडेंसेशन नहीं होगा। यहाँ तक मेरी कंडेंसेशन होता है 1 किलोमीटर की हाइट तक। समझ में नहीं वाली बात? नॉर्मली आप वहाँ पर बनाकर आ सकते हो। इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जाम के अंदर नहीं बनाना है, क्योंकि नहीं पूछते हैं आजकल। आप तो बस ये वाला मोटा मोटा याद रखो कि नीचे स्टेबल है, ऊपर अनस्टेबल है, ये 3 बना देना, ELR DALR और SALR। समझ में आया ना ये वाली बात? नाउ मैकेनिज्म अफेक्टिंग स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। मैकेनिज्म जो इफेक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को, वो क्या है, पहला है सरफेस हीटिंग। भाई सरफेस में डे टाइम लैंड हीटिंग होगी तो क्या होगा, आफ्टरनून में कन्वेक्शन होगा। अब कन्वेक्शन होगा तो दैट मीन्स ये अफेक्ट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ मॉइस्चर एडिशन, मैंने क्या बताया अभी, सेचुरेटेड वाली बात आई। तो इवेपोरेशन से क्या हो गया, आप लोगों का लैप्स रेट रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आप लोगों की इनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ ओरोग्राफिक अपलिफ्ट की अगर बात करें तो माउंटेन्स जो फोर्स जो होता है ना, अपवर्ड करती हैं एयर को। क्या होता है, देखो माउंटेन बना हुआ है, मेरी यहाँ पर एयर आ रही है, दैट मीन्स मेरी जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। और जो मेरा, चूंकि अब ये सेचुरेटेड है, यहाँ पे मेरा क्या था, मॉइस्चर था, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा रेनफॉल यहाँ पर हो जाएगा ऑन विंडवर्ड साइड। इसको क्या बोलते हैं, जिधर की तरफ अपनी हवा होती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड बोलते हैं, है ना। तो ये वाले इलाके में ये जो माउंटेन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा क्लाउड्स आएंगे।
क्लाउड्स आएंगे तो यहाँ पर मेरा रेनफॉल हो जाएगा, दैट मीन्स मेरी इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। और इधर वाले इलाकों को मैं क्या बोलूँगा अपने माउंटेन के, इसको बोलूँगा लीवर्ड। क्या बोलूँगा? लीवर्ड। तो अब चूंकि मेरा यहीं पे अगर बारिश हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर मेरी कौन सी एयर आएगी? ड्राई एयर आएगी, मतलब ड्राई ही रहेगा ज़्यादातर। इसीलिए तो हम लोगों का नॉर्मली जब भी हमारी माउंटेन होता है तो उसके अपोजिट साइड में क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को? डेजर्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल भी चीज़ हो जाती है। तो बस वही चीज़ है ड्राइनेस इन द लीवर्ड माउंटेन। याद रखना, ये वाली चीज़ डायग्राम बना के आ सकते हो आराम से। फ्रंटल अपलिफ्ट की अगर बात करें तो फ्रंटल अपलिफ्ट अगर हो गया, जैसे फ्रंटोजेनेसिस की बात करूँ तो फ्रंटोजेनेसिस में इंट्रैक्शन अगर हुआ वार्म एयर का और कोल्ड एयर का, मतलब यहाँ पर मेरी मान लो यहाँ पर मेरी वार्म एयर है, ये मैं पोल की बात कर रहा हूँ, ये मेरी कोल्ड एयर है, एयर मास है, तो क्या हो जाएगा? ये इसको क्या करेगा? अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। मान लो अगर मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ये कोल्ड एयर आ गई, ये मेरी क्या आ गई? वार्म एयर आ गई, ये मेरी कोल्ड एयर इसको इधर ले जाएगी, ये कोल्ड एयर हो गई। तो ये वाली चीज़ क्या करूँगा मैं? कोल्ड हो गई, ये वार्म हो गई, तो ये वाली चीज़ में मैं डायग्राम बनाकर आ सकता हूँ। तो बस इससे क्या होगा? आप लोगों का स्टॉर्म डेवलप होंगे, तो दैट मीन्स मेरा क्या होगा? इनस्टेबिलिटी आएगी, है कि नहीं है? सीधी सीधी बात है। नाउ कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो लो प्रेशर सिस्टम जो होगा, लो प्रेशर सिस्टम फोर्स करेगा अपलिफ्ट में, लो प्रेशर सिस्टम जो होगा वो फोर्स करेगा अपलिफ्ट को। इससे क्या होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट मीन्स आप लोगों का क्या होगा? इनस्टेबिलिटी होगा। तो कन्वर्जेंस भी हो गया। डायनामिक कॉजेज भी होते हैं कुछ, जैसे रॉसबी वेव, मैंने कल वाले वीडियो में बनाया था। रॉसबी वेव्स क्या होती हैं? आप लोगों की ऊपर पोलर साइड में आप लोगों की इस तरीके से वेव चलती हैं, जिससे आप लोगों का जो मेरा अमेरिकन रीजन है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, वहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? आप लोगों का एक्सट्रीम को वो अवॉइड करवाने में हेल्प करता है। सीधी सीधी बात है। ऊपर क्या है मेरा? कोल्ड है, नीचे क्या है मेरा? वार्म है। ये क्या करेगा? ये रोजबी वेव क्या करेगी? आप लोगों की नीचे आराम से ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, वही चीज़ है ये। और मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। कल भी मैंने जाना था ना, एक पैराग्राफ कराया इसके ऊपर, उससे है ना नहीं कराया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत डिटेल में कराया। भाई एग्जाम फ्रेंडली काम कर रहे हैं पर लोग, उससे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। बस आप लोग रोजबी वेव का नाम भी लिखवाओगे वही बहुत है। जेट स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो जेट स्ट्रीम्स से भी तो ये होता है कि अपर एयर जो होती है डाइवर्ज होती है और प्रमोट करती है इनस्टेबिलिटी को। अगर जेट स्ट्रीम नहीं होगी तो इनस्टेबिलिटी कैसे आएगी? दैट मीन्स अगर आप लोगों को मैकेनिज्म बताना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख के आना: सरफेस हीटिंग, मॉइस्चर एडिशन, ऑरोग्राफिक अपलिफ्ट, फ्रंटल अपलिफ्ट, कन्वर्जेंस, डायनामिक कॉज। समझ में आया ना? फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो फैक्टर्स का, जैसे हीटिंग, मॉइस्चर, ऑरोग्राफी, फ्रंटोजेनेसिस, कन्वर्जेंस, डायनामिक्स। ठीक है, ये लीड कर रहे हैं किसको? इनस्टेबिलिटी को। और इससे क्या बनना है मेरे? क्लाउड और रेनफॉल हो रहा है। भाई इनस्टेबल कब बोलोगे? आपकी हवाएं चलेंगी, आपके क्लाउड्स आएंगे, बारिश होगी, उसी को तो इनस्टेबल बोलेंगे। अगर आपके पास सिंपल नॉर्मल चल रहा है, ना ना हवा चल रही है ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको स्टेबल बोलोगे। तो बस ये चीज समझ जाओ मोटा मोटा आप लोग। स्पेशल थ्योरेटिकल डायमेंशन अगर और देखोगे तो क्या होगा? कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंड काइंड। क्या? कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंड काइंड। ये क्या होता है? मैकेनिज्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन का। ये कैनरी और एलिसन ने बोला ये वाली के बारे में बात। मतलब नॉर्मली ये वर्ड्स आप लोगों को माइंड में रखना है। क्या है? आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये जो है ना, जब आप ये वर्ड यूज करके आओगे तो एग्जामिनर को सीधा सीधा लगेगा अच्छा इसने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। ये केवल ऑप्शनल वालों के लिए ही है। नाउ कंडीशनल इनस्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। देखो सेकंड काइंड क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन को बोलते हैं सेकंड काइंड को। और कंडीशनल इनस्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड किसको बोलते हैं? स्मॉल स्केल थंडरस्टॉर्म और नोवेस्टर्स। ये कहाँ पर होती है? मेरी वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। समझ में आना? ये नो वेस्टर्स। ठीक है। पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी की अगर बात करूं, पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी किसको बोलते हैं? कंडीशन जहां पर लैप्स रेट जो होती है डिक्रीज हो जाती है विथ हाइट लीडिंग टू द एक्सप्लोजिव कन्वेक्शन। इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी। ये सिर्फ छोटे छोटे से क्या है? की टर्म्स हैं। इसको मैं अब और ज़्यादा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, ये तो डिफाइन करने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। बट आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि ये क्या होता है। ऑरोग्राफिक इनस्टेबिलिटी क्या होती है? मॉनसून रेनफॉल ओवर द मेघालय प्लेटू। जेट स्ट्रीम्स इनस्टेबिलिटी क्या होगी? जेट स्ट्रीम इनस्टेबिलिटी डाइवर्जेंस एट द अपर लेवल एनहांसेस इनस्टेबिलिटी। मिडिल एटीट्यूडनल साइक्लोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी
बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी किसको बोलोगे? इनस्टेबिलिटी ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्सप्लेन्ड बाय दी रॉसबी। बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी बोलते हैं, वही चीज़ है ना, वो प्रेशर के कारण हो रहा था, तो बस इसी के कारण तो वो हो गया, मेरा रॉसबी इनस्टेबिलिटी के बारे में बात कर गई, ये वाली चीज़ वही चीज़ हो गई। समझ में आया ना ये वाली बात? हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट वाली बात हो गई। तो नाउ अब नॉर्मली अपन ने मोटा मोटा देखा, अब देखो स्पेशल ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्या होती है। ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी मतलब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आएगी ये वाली बात, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? टेंडेंसी ऑफ एन एयर पार्सल टू कंटिन्यू राइजिंग वंस डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब एक बार अगर वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है तो कंटिन्यू राइजिंग होता जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है। वो ट्रॉपिकल बेल्ट कौन सा होता है? 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ। अब ये मैंने एग्जैक्ट बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है 23.5 के ऊपर, हो सकता है 30 तक भी चला जाए। तो इस इलाके में ये वाली इंस्टेबिलिटी होती है। ट्रॉपिक्स आर कैरेक्टराइज बाय द इंटेंस सोलर इंसोलेशन। आप पता है अपन लोगों का कि ट्रॉपिक्स के अंदर इंटेंस सोलर इंसोलेशन होता है। दैट मीन्स जो मेरा सरफेस होता है बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाता है। इसमें अबंडेंट मॉइस्चर सप्लाई होती है, ओशन से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आता है इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होता है विंड का, जैसे ITCZ और मानसूनल ट्रफ है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के ट्रॉपिक्स के अंदर होती है। तो अपन लोग इसके अंदर लिख के आएंगे कि भाई ट्रॉपिक्स में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। इससे क्या होगा? इससे मेरा जो रीजन होगा ना बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा वर्टिकल कन्वेक्शन के। क्यों? क्योंकि इंसोलेशन हो रहा है। थंडर स्टॉर्म्स भी ये बहुत ज़्यादा आएंगी, साइक्लोन्स भी बहुत ज़्यादा आएंगी, और हैवी रेनफॉल भी होगा। तो इसीलिए तो इनस्टेबल है, हो ही रहा है। अब एग्जामिनर में अगर लाइन लिख के आओगे तो एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर फ्रेंडली लाइन लिख के आओगे तो लिख के आना कि ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी इज द इंजन। ये क्या है? एक इंजन बिहाइंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड लिविंग कंडीशन ऑन दी अर्थ। यही तो आप लोगों, अब सीधे सीधी बात है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा? ये आप लोगों का इंजन है बिहाइंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड द लिविंग कंडीशन ऑन द अर्थ। समझ में आया ना? बेसिक मैकेनिज्म देखो, नॉर्मली लैप्स रेट की बात आती है। रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल विद द हाइट के साथ जितना हम लोगों का टेम्परेचर गिरेगा उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं। जब मेरा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो क्या हो जाएगा? मेरा इनस्टेबिलिटी डेवलप होगी। क्या होगी? इनस्टेबिलिटी डेवलप होगी। मैंने बताया था ना अभी, जिस पहले मैंने बनाया था, तो उसी तरीके से बात हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैंने हाइट बनाई यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा क्या है? ऊपर मेरा बढ़ता जा रहा है हाइट, ये मेरा टेम्परेचर है। दैट मीन्स अगर मेरा ELR जो है, अगर मेरा SLR से ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स ये मेरा ELR है और ये मेरा ESR है। अगर ये ऐसा हुआ दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगी? इनस्टेबल होगा ये चीज़। ठीक है, समझ में आए ना ये वाले? मतलब जितनी मेरी ESR इंक्रीज होगी उतना मेरा वो SALR जो मेरी इंक्रीज होगी तो मेरा क्या हो जाएगा? अपना सीधा सीधा इनस्टेबल चीज़ हो जाएगी। मॉइस्चर रिच एयर इन ट्रॉपिक्स, मतलब मॉइस्चर रिच एयर इन ट्रॉपिक्स होगा, उससे क्या होगा? मेरा ये सेचुरेशन हो जाएगा बहुत जल्दी। अब चूंकि मेरा उस इलाके में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा सेचुरेशन हो जाएगा। अब सेचुरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो मैंने वही तो बोला कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से ज़्यादा, अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट अगर मेरा ज़्यादा हुआ SALR से तो मेरी इनस्टेबल हो जाएगा पूरा तरीके से। और मॉइस्चर रिच एयर जो होगा ट्रॉपिक्स में होगा तो उससे क्या होगा? मेरा सेचुरेशन में चला जाएगा तो मेरे जो लेटेंट हीट जो होगा ना वो रिलीज करेगी और एक्सेलरेट करेगी अपलिफ्टमेंट को। समझ में आने वाली बात? रिजल्ट इससे क्या होगा? मेरा कुमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, इससे मेरा और कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स बनेंगी और हैवी रेनफॉल होगा। अब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अनस्टेबल हो गई चीज़ है। अब देखो इसको मैं इस तरीके से भी करा सकता हूँ, DASL और ऐसा सबके मैं अगर देखूँ तो इस अनस्टेबल रीजन कौन सा होगा? ये जो मेरा शेडेड रीजन है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल रीजन होगा। तो DALR तो ये हो गया मेरा सीधा सीधा DALR। ये मेरा क्या हो जाएगा? SALR। ये मेरा हो जाएगा ELR। अब मैंने क्या बताया था? ELR से ज़्यादा होगा मेरा क्या? SALR, तो मेरा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा ELR से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा मेरा SALR। तो इससे क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, ये अनस्टेबल बन गया। तो ये वाला मेरा रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। ये अपन बना के हरा सकते हैं। ये हाइट बढ़ा दी मैंने लगभग, ये 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा ले लिया, 2 से 3 किलोमीटर होता है क्योंकि ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कहाँ मिलती है अपन लोगों को? 2 किलोमीटर मिलती है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा
नहीं लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है। और वही अपना टेम्परेचर ये ले लो इधर की तरफ, सीधी सीधी बात है। समझ में आई ना ये वाली बात? आराम से आप डायरेक्ट आंसर ये डायग्राम बनाकर आ सकते हो, बहुत सिंपल है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॉपिकल इनस्टेबिलिटी, भाई कोई बोलेगा कौन से फैक्टर हैं जो ट्रॉपिकल इनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई 4 या 5 वीडियो से लगातार मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। पहला फैक्टर है इंटेंस इंसोलेशन, तो आप लोगों को क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग होगी, इससे हम लोगों का हाई सरफेस टेम्परेचर होगा, और हम लोग इससे क्या होगा, मेरा स्टीप लैप्स रेट हो जाएगी। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी से क्विक तरीके से लैप्स रेट इंक्रीज होगी। सेकेंड इज हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट मतलब वार्म ओशंस होंगे, एवेपोरेशन होगा, है ना, चूँकि वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, तो क्यों, क्योंकि वार्म ओशंस होते हैं, एवेपोरेशन होता है, इससे मेरा लेटेंट हीट रिलीज होगी, है कि नहीं है, तो इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगला लो प्रेशर बेल्ट मतलब ITCZ, इक्वेटोरियल ट्रफ, इससे क्या होगा, आप लोगों का कन्वर्जेंस अपलिफ्ट होगा, है कि नहीं है। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक वेरियस, जैसे वेस्टर्न घाट ले लो इंडिया के अंदर, एंडीज ले लो, कॉन्गो बेसिन ले लो, ठीक है, कॉन्गो में ओरोग्राफिक इंस्टेबिलिटी आएगी इसके कारण। क्यों, मैंने बताया था ना कि आप लोगों के पास अगर माउंटेन है तो मेरा क्या हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगी, उसको अपलिफ्ट अपलिफ्ट करने की कोशिश करवाएगा इससे, और क्या हो जाएगा, जैसे वो ऊपर जाएगी, अब चूंकि ये सैचुरेटेड वो है, अपने पास मॉइस्चर ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, ये बादल यहीं पे बरस जाएंगे, तो बस वही चीज़ आ गई। और बैरियर्स वाली बात यहाँ पर भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, सीधी सीधी, है कि नहीं है डायग्राम। सी लैंड इंटरेक्शन, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा लैंड है, यहाँ पर मेरा सी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा मेरा, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मेरी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होंगी, तो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पर इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी इस वाले इलाके में, कोस्टल रीजन में, तो वही चीज़ है, मॉनसूनल ट्रफ्स, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज बनेगा, इसके कारण क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट इज अपर एयर डाइवर्जेंस, क्या, अपर एयर डाइवर्जेंस, इससे क्या होगा आप लोगों का, जैसे अपर एयर डाइवर्जेंस मतलब ऊपर वाला, जेट स्ट्रीम्स वाला, तो मतलब मैंने क्या बनाए थे, कुछ लास्ट वीडियोस में 3 सेल्स बनाए थे, ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे, 1 जेट स्ट्रीम्स बोल रहे थे। कल जो होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जेट स्ट्रीम्स पर ही आएगा, तो और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। नेक्स्ट तो इसमें क्या होगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और वॉकर सर्कुलेशन से क्या होगा, आप लोगों का इनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, या फिर चेंज होगी। समझ में आया ना ये वाले, इंक्रीज डिक्रीज जो भी बोल सकते हो। तो 6 फैक्टर हम लोगों ने देख लिए। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल इनस्टेबिलिटी, ट्रॉपिकल इनस्टेबिलिटी के अगर टाइप्स देखें तो कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी की अगर बात करूं, टाइप्स कौन कौन से थे, पहला होता है कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, ये किसने दिया था, ये वाले टर्म दी थी मेरे कार्नी और एलिसन ने, किसने, कार्ली और एलिसन ने ये टर्म दी थी 1964 में। कन्वर्जेंस ऑफ द मॉइस्ट विंड, क्या होगा आप लोगों का, कन्वर्जेंस होगा मॉइस्ट विंड का, प्लस कन्वेक्शन होगा और लेटेंट हीट होगा। मतलब अगर ये कन्वर्जेंस ऑफ द मॉइस्ट विंड, कन्वेक्शन और लेटेंट हीट होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का फीडबैक लूप बन जाएगा और आप लोगों का साइक्लोन ग्रोथ होगी इसके कारण। समझ में आई नहीं ये वाली बात, किस कारण, कन्वर्जेंस ऑफ द मॉइस्ट विंड, कन्वेक्शन और लेटेंट हीट के कारण आप लोगों का फीडबैक लूप बनेगा और इससे आप लोगों का साइक्लोन ग्रोथ होगा। अब साइक्लोन ग्रोथ होगा दैट मीन्स इनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, CISK। नेक्स्ट इज कंडीशनल इनस्टेबिलिटी, ये कन्वेक्टिव होगा क्योंकि कन्वेक्शन के कारण हो रहा है। कंडीशनल इनस्टेबिलिटी क्या होता है, ऑफ द फर्स्ट काइंड, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म, ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे काल वैसाखी और नॉरवेस्टर्स, समझ में आया ना, काल वैसाखी नॉरवेस्टर्स ना, काल वैसाखी वही बंगाल के अंदर आता है ना, काल वैसाखी याद होता है आप लोगों को। मॉनसून इनस्टेबिलिटी, अगर नहीं है तो जब अपन लोकल विंड्स में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मॉनसून इनस्टेबिलिटी, मॉनसून मतलब सीजनल हीटिंग हो रहा है लैंड वर्सेस ओशन का, ITCZ ऑसिलेशन हो रहा है। इक्वेटोरियल वेव इनस्टेबिलिटी होगी, इक्वेटोरियल वेव इनस्टेबिलिटी होगी तो ये एसोसिएटेड कर रहा है विद द मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब ये क्या होता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, जब मैं मॉनसून बताऊंगा ना तब आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा। मैं बार बार यही बोला हूँ, MJO और एनसो इवेंट्स वाली जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को मानसून के टाइम पर ही बताऊंगा। जैसे एक 2 से 3 मेरे वीडियोस बनेंगे मानसून के ऊपर, उसके अंदर ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो अभी बस आप ये चीज़ें लिख लो कि इक्वेटोरियल वेव इनस्टेबिलिटी आ रही है जो कि आपका मैडन जूलियन ऑसिलेशन और एनसो इवेंट से
कनेक्टेड है। समझ में आया ना, ये टाइप्स ऑफ इनस्टेबिलिटी हो गई। कौन कौन सी? कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, कंडीशनल इनस्टेबिलिटी और मॉनसून इनस्टेबिलिटी और इक्वेटोरियल वेव इनस्टेबिलिटी। ये 4 टाइप की इनस्टेबिलिटी कहाँ पर? ट्रॉपिकल में रीजन में आएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट केस स्टडी देख लो, 2019 और 20 का केस देख लो। इंडियन मानसून का ये डिले हो गया था, अनइवन रेनफॉल हुआ था, एक्सप्लेन बाय द अनस्टेबल कन्वेक्टिव सिस्टम ओवर द बे ऑफ बंगाल। भाई 19-20 में कितना कम वो आया था मानसून, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया एम्फियन 2020 में रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ, ठीक है। ये किसके कारण आया? ये आप लोगों का कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी के कारण आया। प्रोसेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अमेजन बेसिन थंडरस्टॉर्म की बात करें तो डेली कन्वेक्शन ड्यू टू द हाई एनवायरमेंटल लैप्स रेट के कारण होता है। केरला फ्लड जो 2018 में आई वो ओरोग्राफिक और कंडीशनल इंस्टेबिलिटी के कारण आई। अफ्रीकन रिफ्ट वैली की अगर बात करूं तो कीनिया, तंजीनिया जो है इक्वेटोरियल कन्वेक्शनल इंस्टेबिलिटी थी, इसके कारण टोरेंशियल रेनफॉल होता है। समझ में आने वाली बात। ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी एंड द वेदर सिस्टम। ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी एंड वेदर सिस्टम की अगर बात करें, थंडर स्टॉर्म जो होंगे वो आफ्टरनून कन्वेक्शन स्टॉर्म इन द सेंट्रल इंडिया की बात करेगा। साइक्लोन जो होंगे वो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अक्टूबर नवंबर सीजन की बात करेंगे। क्लाउड बर्स्ट की अगर बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल ओरोग्राफिक इंस्टेबिलिटी, मॉइस्चर कन्वर्जेंस के बारे में ये बात करें। एल नीनो ईयर्स की अगर बात करें तो शिफ्ट होता है, कब होता है? जब वॉकर सर्कुलेशन अल्टर करेगा ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी पैटर्न के साथ। अब ये आप बोलोगे कि ये क्या होता है, आप लोग तो ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हो, बताते जा रहे हो। भाई समझो ना, ये चीज़ें मैं मॉनसून के साथ मैं बताऊंगा, जब मैं कुछ आप लोगों के सीधी सीधी बात जब डिजास्टर मैनेजमेंट बताऊंगा तब इसकी और डिटेल में बात करेंगे। बस आप बस मोटा मोटा भी दिमाग में रखो कि ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी और वेदर सिस्टम कौन कौन से होंगे। थंडर स्टॉर्म्स होंगे, साइक्लोन्स होंगे, क्लाउड बर्स्ट होंगे, एल नीनो ईयर्स वगैरह होंगे। समझ में आने वाली बात। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है आप लोगों को, और ये नोट्स में रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ी वो एग्जामिनर देख रहा है कि ये आपने पहला पढ़ा है कि बाद में पढ़ा है। आपको तो सब आता है ना, तो आपको पहले से नोट्स तैयार करके रखने पड़ेंगे। नाउ थ्योरेटिकल्स एंड द थिंकर डायमेंशन। थ्योरेटिकल एंड द थिंकर डायमेंशन, भाई सीधी सीधी बात है, थिंकर्स भी तो आप लोगों को याद होने चाहिए। कुछ थिंकर जो इंपॉर्टेंट है आप तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ ना 2 थिंकर्स याद रखना इनमें से। एक रॉसबी जो 1940s की बात है, इनने हाईलाइट किया था बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी रोल इन द ग्लोबल सर्कुलेशन। क्या? बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी रोल इन द ग्लोबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है ना, प्रेशर बेल्ट जो है ना, वो आप लोगों के उस पर डिपेंड करता है। और फिर आप लोगों का आइसोथर्म तो है ही है, तो इसके कारण आप लोगों की इंस्टेबिलिटी आ रही है ग्लोबल सर्कुलेशन में। ये किसने हाईलाइट किया था? रॉसबी ने किया था 1940s में। एक ब्रिजेस ने बोल दिया, विजगनेस बोलता हूँ उसको, नॉर्वेरियन स्कूल, इन्होंने फ्रंटोजेनेसिस की बात करी। अब जब मैं फ्रंटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तो बार बार ये नाम आएगा ही आएगा, तो आप तो यहाँ पे लिख लो, तो याद तो ये हो ही जाना है। नाउ एलिसन और कार्नी की बात करेंगे, मॉडल ऑफ साइक्लोन ग्रोथ। पालमैन की अगर बात करें 1948 में एक्सप्लेन किया मिनिमम एसएसटी, ठीक है। इसको करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो मत करो। 2 से 3 ही बहुत है थिंकर्स के डायमेंशन, सेव करो और निकल लो आगे, क्यों अपन को फालतू में टाइम वेस्ट करना। फ्यूचर डायमेंशन की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज पे देखो कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वार्म ओशन वार्म हो रहे हैं। जब वार्म ओशन होंगे तो इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और हम लोगों के स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स आएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स मेरा वर्टिकल अपलिपमेंट होगा, अपलिपमेंट होगा तो इनस्टेबिलिटी होगी और इसके कारण क्या होगा? मेरा स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स होंगे। समझ में आई? सेकंड इज अर्बन हीट आइलैंड। इस साल क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसके ऊपर। अर्बन हीट आइलैंड जैसे दिल्ली, मुंबई थंडरस्टॉर्म्स, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है। नॉर्मली समझ में आया? एनसो, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, मॉनसून लिंकेज, ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है टेली कनेक्शंस के साथ। ये भी मैं बताऊंगा बाद में, मोटा मोटा भी समझ लो कि देखो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड्स के कारण ये चीज़ हो रही है, एनसो मॉनसूनल लिंकेजेस के कारण हो रहा है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की अगर बात करें तो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स केरला 2018, पाकिस्तान 2022, हिमाचल 2023, है कि नहीं? एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की बात हो गई। फ्लो चार्ट्स बना के आ सकते हो। ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इंसोलेशन, मॉइस्चर कन्वर्जेंस, ओरोग्राफी, जेट स्ट्रीम्स, ये आपके फैक्टर्स हो गए। मैकेनिज्म कौन से होंगे? कंडीशनल, कन्वेक्शनल,
और ओरोग्राफिक। वेदर के आउटकम्स कौन से होंगे? थंडरस्टॉर्म, मॉनसून, साइक्लोन और क्लाउड बर्स्ट होंगे। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली मोटा मोटा ये क्या है, आप लोगों को याद रखने के लिए अच्छा है और एग्जाम के अंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। नाउ केस स्टडीज देख लो इंडिया और वर्ल्ड की, क्या कैसे कैसे इनस्टेबिलिटीज आ रही हैं। देखो इंडो गैंजेटिक प्लेन में फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इन्वर्जन होता है 2016-17 में विंटर में। एग्जाम्पल सप्रेस्ड कन्वेक्शन का है ये। नाउ केरला फ्लड्स की अगर बात करें 2018 में आई थी, तो कंडीशनल इनस्टेबिलिटी हुई, ऑरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, मॉइस्चर इनफ्लो हो रहा है। समझ में आया ना? बस वही कीवर्ड्स हैं जो अपन इसके अंदर डालते जा रहे हैं। इससे आप लोगों का जो आंसर होगा ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगी। बंगाल नोवेस्टर्स, काल बैसाखी जिसको बोलते हैं, लोकलाइज्ड एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी होता है इन प्री मानसून सीजन, मानसून से पहले होता है ये चीज़। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की अगर बात करें नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो फ्रंटल इनस्टेबिलिटी होती है, रावी रेनफॉल होती है। ठीक है, टोर्नाडो एली यूएसए, एक्सट्रीम इनस्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि क्लैश ऑफ द मॉइस्ट गल्फ एयर होगा कोल्ड पोलर एयर के ऊपर। समझ में आया ना? पाकिस्तान फ्लड जो है 2022 में आए थे, वो अनस्टेबल मानसून करंट के कारण आए, इंटेंसिफाइड बाय दी वेस्टर्ली ट्रफ्स। समझ में आने वाली बात। ये केस स्टडी आप लोग दिमाग में रखना, 2 केस स्टडी भी बहुत होती हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए। फ्रंटोजेनेसिस एंड द वेदर इनस्टेबिलिटी। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मली ट्रॉपिक्स के ऊपर इनस्टेबिलिटी देखी। अब फ्रंटोजेनेसिस का वेदर इनस्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो भाई पहली बात तो फ्रंटोजेनेसिस होता क्या है? फ्रंटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन या इंटेंसिफिकेशन ऑफ अ फ्रंट बाउंड्री जोन बिटवीन दी कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास। दैट मीन्स आप लोगों का 2 एयर मास अगर आपस में टकरा रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा मेरा हॉट एयर मास और ये मेरा कोल्ड एयर मास, तो क्या हो जाएगा एयर मास, तो क्या हो जाएगा ये आपस में क्या होगा टकराएंगे। तो इस वाली बाउंड्री को मैं क्या बोलूँगा आप लोगों का, यहाँ पर कुछ भी चीज़ फॉर्म होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रंटोजेनेसिस बोलेंगे। इसी से आप लोगों के साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स और आप लोगों का इंटेंस रेनफॉल, इनस्टेबिलिटी, सब कुछ यहीं से सब कुछ होता है। प्रोसेस क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा? वार्म एयर फोर्स जो होंगी वो राइज करेंगी और इससे क्या होगा? आप लोगों का अनस्टेबल एटमॉस्फेयर बनेगा। जब मैं आप लोगों को फ्रंटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे अपन लोग डिटेल में देख लेंगे। अभी सिर्फ आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप लोगों का? डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोनिक सिस्टम होगा, नॉर्वेरियन मॉडल जिसको बोलते हैं। साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होगा इस फ्रंटोजेनेसिस के कारण। मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन होगा लिंक्ड विद द पोलर फ्रंट थ्योरी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा इंडिया के अंदर, फ्रंटोजेनेसिस बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द पोलर एयर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया, फ्रंटोजेनेसिस बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द पोलर एयर। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों का इम्पैक्ट करेगा वही फ्रंटोजेनेसिस। नाउ थिंकर्स अगर बात करें तो ब्रिजंकिस जो है नॉर्वेरियन स्कूल वाले, इन्हें एक्सप्लेन किया था फ्रंटोजेनेसिस इनिशिएट करता है साइक्लोन को। डायग्राम आप बना के आ सकते हो, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोल्ड फ्रंट और द वार्म फ्रंट वाला, ये वाला, ठीक है। नॉर्मली देखो ये कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर हो गया, ये आप लोगों का वार्म एयर, मॉइस्ट एयर हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा? कोल्ड एयर इसको ऊपर करने की कोशिश करेगा और जो वार्म एयर जो हो गया यहाँ पर हाइट के साथ जो इंक्रीज हो गई, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे कुमुलो निम्बस बनेंगे। वार्म मॉइस्ट एयर है ये वाली चीज़, नीचे की तरफ वाली चीज़, ठीक है। ये फ्रंट वाली ये हटा दो यहाँ से नॉर्मली, ठीक है। अब इसको उठाने की कोशिश करेगा कोल्ड एयर, तो यहाँ पर क्या हो ये मेरे निम्बस बनेंगे, यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी? इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप चाहो तो ये वाला बना के आ सकते हो, चाहो ये वाला बना के आ सकते हो। देखो ये कोल्ड फ्रंट बना हुआ, ये तो मैंने क्या किया, ये मैंने इंटरनेट से डायरेक्ट ले लिया था। ये कोल्ड फ्रंट बना दिया, यहाँ पर मेरी क्या हुई? ये कोल्ड एयर आई, यहाँ पर मेरा वार्म एयर आया, ठीक है। जब मेरे आपस में टकराएंगे तो कुमुलो निम्बस बनेगा, जो कि जनरेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये चीज़ मत लिखना, ये इनस्टेबिलिटी आ गई। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, है ना। नाउ फ्रंटोजेनेसिस कैसे कंट्रीब्यूट करता है वेदर इनस्टेबिलिटी में, वो अपन लोग धीरे से समझते हैं। फ्रंटोजेनेसिस पहले समझ लो क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द फ्रंट दैट इज बाउंड्री बिटवीन 2 कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, मतलब अलग अलग एयर मास जो होंगे उसके बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? उसके बीच को इंटेंसिफिकेशन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिफिकेशन को क्या बोलते हैं?
फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। ये फ्रंट हो गया ना, दो एयर मास, इसका ये कोल्ड है ये हॉट है, ये फ्रंट हो गया। ठीक है, वो अपन जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, एयर मास जब समझ में आएगा तो और ज़्यादा समझूंगा। ठीक है, ये किसने फ्रंटोजेनेसिस वर्ड जो है वो किसने दिया है, विल्हम विर्जंगिस ने दिया है 1919 में, अंडर द पोलर फ्रंट थ्योरी। जब पोलर फ्रंट थ्योरी दी थी ना उस टाइम पे इन लोगों ने ये टर्म दिया था, इनने ये टर्म दिया था, विच शोड दैट मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स आर प्रोडक्ट ऑफ फ्रंटोजेनेसिस। इससे ये पता चला आप लोगों को कि जो मिड लैटिट्यूड के जो साइक्लोन्स होते हैं ना वो फ्रंटोजेनेसिस के ही प्रोडक्ट होते हैं। अब समझ में आया मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग साइक्लोन्स में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ये चीज़ें नॉर्मली। आप ये मत सोचना कह रहे यार हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, नॉर्मली आप ये समझो कि सिर्फ ये दो फ्रंट आपस में टकराए, अगर एयर मास भी मैं बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा कि एयर मास कैसे होते हैं। तो मतलब अब कॉमन सेंस लगाओ, एक तरफ हॉट एयर है एक तरफ कोल्ड एयर है, तो आपस में अगर ये टकराएगी दैट मीन्स ये यहाँ पर अलग सी चीज़ें नहीं होंगी, तो टकराने से क्या होगा, यहाँ पर मेरी इनस्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पर मेरा हो सकता है साइक्लोन्स बन जाए, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलूँगा, इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, फ्रंट पर प्रोसेस को क्या बोलूँगा, फ्रंटोजेनेसिस बोलूँगा। समझ में आने वाली बात। नाउ वेदर इनस्टेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मली देखो फ्रंटोजेनेसिस समझा, वेदर इनस्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेट जहाँ पर मेरा एटमॉस्फेयर जो होगा डिपार्ट करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन से, मतलब वो बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा वर्टिकल मोशन हो जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगा, स्टॉर्म्स होगा। वर्टिकल मोशन ऑफ एयर याद रखना, ठीक है, स्टॉर्म्स बनेंगे। इज क्लोजली लिंक्ड विद द फ्रंट, बिकॉज ये बिल्कुल फ्रंट से लिंक है, क्योंकि फ्रंट जो है वो नेचुरल जोन है ऑफ अपलिफ्ट एंड बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी का। बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण जो इनस्टेबिलिटी आती है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी बोलेंगे। समझ में आया ना नॉर्मली। अब देखो चाहो तो इस तरीके का बना सकते हो, वर्ल्ड मैप बनाना, यहाँ पर एक पोलर फ्रंट बन गया, ये फ्रंटोजेनेसिस जोन हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एक फ्रंट टकराया, ये दूसरा फ्रंट टकराया, ये वार्म मॉइस्ट एयर टकराई, ये वार्म एयर टकराई, ये कोल्ड एयर टकराई, ये आपस में टकरा गए, तो यहाँ पर क्या बना मेरा, ये नॉर्मली बहुत इनस्टेबल हो गया, तो मतलब ये मेरा फ्रंटोजेनेसिस जोन बन गया। समझ में आया ना ये वाला, एग्जाम में आप आराम से डायग्राम बनाकर आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ द फ्रंटोजेनेसिस। मैकेनिज्म क्या होगा फ्रंटोजेनेसिस का, वेदर इनस्टेबिलिटी के लिए सब पहली बात एयर मास इंटरेक्शन होगा। वही वाली बात है कि दो एयर मास इंटरेक्ट करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जैसे जब कोल्ड एयर मास वार्म लाइट एयर से मिलता है, जब कोल्ड डेंस एयर मास वार्म लाइट एयर से मिलता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होंगे ना, क्या डिफरेंस इन द टेम्परेचर ओवर द डिस्टेंस डेवलप होंगे। समझ में आया ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होंगे। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर ओवर द डिस्टेंस। नाउ कोल्ड एयर अंडर कट्स दी वार्म एयर। अब क्या होगा, जो कोल्ड एयर जो होगी वो आपकी वार्म एयर को कट नीचे जाएगी, तो ये मेरा जो कोल्ड एयर हो गया, ये मेरा एक काम करते हैं इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये मेरी कोल्ड एयर हो गई। ठीक है, अब ये मेरी जब नीचे जाएगी दैट मीन्स ये मेरा हॉट एयर था, तो ये मेरा हॉट एयर को क्या करेगी, अंडर कट करेगी, तो ये मेरी हॉट एयर ऊपर बढ़ जाएगी, ये मेरा नीचे आ जाएगा, तो हॉट एयर यहाँ पर आ जाएगी, हॉट हो गई, उसके नीचे चली जाएगी। तो वही चीज़ आप लोगों का कोल्ड एयर अंडर कट्स दी वार्म एयर। इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का वार्म एयर जो होगी ना वो राइज करेगी। क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर इसको ऊपर उठा रही है। इससे क्या होगा, मेरा वर्टिकल इनस्टेबिलिटी होगी। समझ में आई ना, इससे मेरी वर्टिकल इनस्टेबिलिटी होगी। तो इस तरीके के आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में डायरेक्ट भी इस तरीके के बना के आओगे ना, जो फ्लो चार्ट टाइप के, तो आप लोगों को और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। सब दूसरी बात, ये क्या करेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट को स्ट्रेंथन करता है। कन्वर्जेंस अलोंग द फ्रंट कंप्रेसेस द आइसोथर्म। कन्वर्जेंस अलोंग द फ्रंट क्या करेगा, कंप्रेस करेगा आइसोथर्म को, जिससे शार्पर ग्रेडियंट बनेंगे और इन्हांस होगा बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, दिस इज अ ट्रिगर फॉर द साइक्लोजेनेसिस। ये क्या करेगा, आप लोगों का साइक्लोन फॉर्मेशन में ट्रिगर करेगा। सीधी सीधी बात है, जब आप लोगों का टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो। नाउ अपलिफ्ट एंड दी कंडेंसेशन, अपलिफ्ट एंड दी कंडेंसेशन। अब बताओ, राइजिंग वार्म मॉइस्ट एयर जो होगी तो उससे क्या होगा, मेरा कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो उससे लेटेंट हीट रिलीज होगी, और मतलब हीट जो एनर्जी जो हो रही है रिलीज ड्यूरिंग द कंडेंसेशन। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली दिस रेनफोर्सेस अपलिफ्ट, ये जो रेनफोर्स जो होंगे वो अपलिफ्ट होंगे, जिससे अब मेरा पॉजिटिव फीडबैक लूप बनेगा ऑफ द इनस्टेबिलिटी। पॉजिटिव फीडबैक लूप का मतलब होता है
इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आया ना? रेनफोर्स जो है अगर इंक्रीज होगा दैट मीन्स मेरा रीइंफोर्स जो अपलिफ्ट होगा, इससे क्या होगा, मेरा पॉजिटिव फीडबैक लूप जो होगा इनस्टेबिलिटी का वो बनेगा। दैट मीन्स मेरा इनस्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है इंक्रीज होना, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है डिक्रीज होना। समझ में आई नहीं ये वाली बात? नॉर्मली आई गई ना? नॉर्मली। नेक्स्ट इज क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। क्या? क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो कोल्ड फ्रंट अगर होंगे तो क्या बनेगा आप लोगों का, कुमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे और हैवी रेनफॉल होगा। समझ में आया ना? कोल्ड फ्रंट जब होता है, अब ये कोल्ड फ्रंट्स क्या होते हैं, हॉट फ्रंट्स क्या होते हैं, वो आप लोगों को जब मैं फ्रंट्स बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप ये समझ लो कि अगर कोल्ड फ्रंट हॉट फ्रंट से टकराना है, वार्म फ्रंट से टकराना है तो उसको अपन लोग बोलेंगे कोल्ड फ्रंट, और अगर वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट से टकरा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन लोग वार्म फ्रंट। समझ में आई नहीं ये वाली बात? तो बस ये है कि कौन आके टकराया उसको अपन ने वाला नाम दे दिया है। समझ में आई ना ये वाली बात? नाउ वार्म फ्रंट, इसमें क्या होता है, स्ट्रेटस वार्म फ्रंट मतलब कोल्ड फ्रंट के पास में अपन लोगों को क्या मिलता है देखने को, कुमुलोनिम्बस क्लाउड मिलता है, थंडर स्टॉर्म मिलता है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। वार्म फ्रंट में हम लोगों को स्ट्रेटस, आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, स्टडी रेन देखने को मिलती है, ड्रिजल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑकुलेटेड फ्रंट्स, अब देखो ये तीन तरीके के फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड ऑकुलेटेड फ्रंट। ऑकुलेटेड फ्रंट का मतलब होता है इसमें आप लोगों का जो हॉट फ्रंट जो हो गया ना, हॉट एयर मास जो हो गया ना, वो पूरी तरीके से उठ गया, आपस उसने ऊपर उठा दिया, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉम्प्लेक्स रेनफॉल होगा और स्टॉर्मी वेदर बनेंगी। समझ में आई नहीं वाली बात? अभी बस मोटा मोटा ही समझ लो तीन फ्रंट्स के बारे में, फिर जब अपन फ्रंट्स वाला देखेंगे तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये फ्रंट कौन कौन से होते हैं। समझ में आने वाली बात? ऑकुलेटेड फ्रंट्स के जब से मोरा हो जाता है तो आप लोगों का जब जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट होते हैं तब तक आप लोगों के साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे ही ऑकुलेटेड हो जाता है, ऑकुलेटेड हो जाता है तो तब तो क्या होने लग जाता है, आप लोगों के जो साइक्लोन्स हैं वो कम होने चालू हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रेनफॉल होता है और स्टॉर्मी वेदर बन जाते हैं। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली। नाउ रोल ऑफ जेट स्ट्रीम, रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। तो रोल ऑफ जेट स्ट्रीम क्या है, जब अपर लेवल की बात होगी, देखो मैंने नॉर्मली आप लोगों को 3 लेक्चर से बता रहा हूँ कि मैं जेट स्ट्रीम बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया था मैंने कि अपर एटमोस्फेयर के ऊपर आप लोगों के जेट स्ट्रीम्स आते हैं। दैट मीन्स अपर लेवल पर क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा पोलर फ्रंट जेट का, जिससे इन्हांस होगा फ्रंटल अपलिफ्ट, इससे इन्हांस होगा मेरा फ्रंटल अपलिफ्ट, जो कि एक्सप्लेन करता है एक्सप्लोजिव मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स को, मतलब नॉर्थ ईस्टर्ली और यूरोपियन विंड स्टॉर्म्स को, है कि नहीं, ये एक्सप्लेन करेगा। समझ में आया मैकेनिज्म? 5 मैकेनिज्म बहुत है इसमें। नाउ अब चाहो तो डायग्राम इस तरीके से बना के आ सकते हो, वही जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। पहले क्या था, वार्म एयर ऊपर थी, कोल्ड एयर नीचे थी। अब क्या हुआ, वार्म एयर और कोल्ड एयर जैसे टकराई, आप लोगों को क्या बन गया, ये इनस्टेबल हो गया। वार्म फ्रंट एडवांसिंग ओवर कोल्ड एयर, है कि नहीं है, एडवांसिंग ओवर कोल्ड एयर। यहाँ पर क्या बना मेरा, निम्बस बना, आल्टो स्ट्रेटस बना, सायरो स्ट्रेटस बना और सायरस क्लाउड बना। ठीक है, ये इसको मैं कोल्ड लिखना, ठीक है, ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है, ये हॉट लिखना, वार्म लिखना, जो भी है, ठीक है। नाउ केस स्टडी एंड एग्जाम्पल देख लो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन द नॉर्थ इंडिया, केस स्टडी एंड एग्जाम्पल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन द नॉर्थ इंडिया 2024 फरवरी मार्च 25 में 24 मार्च में आया था। रेनफॉल हुआ, हेल स्टॉर्म हुआ ड्यू टू द फ्रंटोजेनेसिस बिटवीन द पोलर एयर एंड दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। समझ में आया ना? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हुआ था नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसके कारण मेरा रेनफॉल हुआ, हेल स्टॉर्म्स आया। क्यों? क्योंकि फ्रंटोजेनेसिस हुआ किसके कारण, पोलर एयर के कारण और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज के कारण। नेक्स्ट इज साइक्लोन मिचुआंग, 2023 में आया था ये मिचुआंग बे ऑफ बंगाल के अंदर। इनने इन्हांस किया था रेनफॉल एज द फ्रंटोजेनेसिस एम्बेडेड विद इन द साइक्लोन। समझ में आने वाली बात? नाउ ब्लिजार्ड इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ब्लिजार्ड्स आए थे 2022 और 23 के विंटर्स में। स्ट्रॉन्ग कोल्ड फ्रंट जनरेट द एक्सप्लोजिव साइक्लोन्स। यूरोपियन फ्लड की अगर बात करें, वो भी आया था 21 और 25 में। इंटेंस फ्रंटल स्टॉर्म्स ओवर द जर्मनी, बेल्जियम, यूके ड्यू टू द जेट फ्रंट इंटरेक्शन। समझ में आने वाली बात? अब आप बोलोगे कि हमें ये केस स्टडीज क्यों लिखवा रहे हो, एग्जाम्पल्स क्यों लिखवा रहे हो? भाई रियल एग्जाम के अंदर आप लोग ये लिख के आओगे तभी तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, है ना। ऊपर से आप लोगों को ये भी आइडिया होगा
ये पढ़ते टाइम पे कि अगर न्यूज़पेपर में आप लोगों ने कोई भी न्यूज़ फॉलो की तो आप लोगों को याद आना चाहिए, अरे इस तरीके की केस स्टडी तो मैंने अपने इसके अंदर लिखा था इंस्टेबिलिटी वाले पार्ट में, दैट मीन्स ये मेरा इंपॉर्टेंट है। तो वही केस स्टडी उठा के आप लोग कहाँ रखोगे, यहीं पे एक डाल दोगे। लेटेस्ट सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, पुरानी की जगह लेटेस्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है। बस आप लोगों को क्या करना है, ये डिस्टर्बेंस देखोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को नोट्स में क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो करंट अफेयर आप लोगों को इतना बोझ नहीं लगेगा, समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ डायमेंशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी ड्यू टू द फ्रंटोजेनेसिस, डायमेंशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी ड्यू टू द फ्रंटोजेनेसिस। इससे क्या होगा, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होगी। पहली बात तो कौन कौन सी इनस्टेबिलिटी होती है, एक होती है डायनेमिक इनस्टेबिलिटी फ्रंटोजेनेसिस के कारण। ये क्यों होगा, क्योंकि जो विंड सीयर जो होगा, मतलब विंड का चेंजेस अगर हाइट के साथ जितना होगा उसको बोलते हैं विंड सीयर, ठीक है। ये किस कारण होता है, ड्यू टू द कॉज्ड बाय द विंड सीयर अलोंग दी फ्रंट, ठीक है। फ्रंट के पास में जितने भी अगर मेरी विंड जो चेंज होगी हाइट के साथ में, उसके कारण जो इनस्टेबिलिटी आएगी उसको मैं क्या बोलूँगा, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी बोलूँगा। सेकेंड इज कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी, नाम से समझ में आ रहा होगा, जब वार्म मॉइस्ट एयर जो होगा लिफ्ट होगी ओवर दी कोल्ड एयर के ऊपर, जो कि सेचुरेशन में पहुंच जाएगी, तब मेरा क्या बनेंगे, थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी बोलूँगा। वेरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी, वेरोक्लिनिक मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण और कोरियोलिस फोर्स के कारण जो इनस्टेबिलिटी होगी, है ना। तो जैसे मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म ट्रैक्स बनते हैं, सीधी सीधी बात है, समझ में आया ना ये वाली बात। वही चीज़ है यार, अपन लोगों ने क्या देखा था, टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लिए थे, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब इससे क्या हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा अपना आइसो बार्स वाली बात आ गई, आइसो बार्स वाली बात आ गई। तो अगर मेरा यहाँ पे मेरा एयर की मूवमेंट इस तरीके से हुआ, अब अगर मेरा हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाली चीज़ क्रिएट हुई, दैट मीन्स मेरा क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आएगी। नाउ कंडीशनल इनस्टेबिलिटी इन द सेकेंड काइंड ऑफ द सेकेंड काइंड, ये क्या होगा, फ्रंट प्लस लेटेंट हीट रिलीज एम्पलीफाई करेगा इनस्टेबिलिटी को, स्पेशली ट्रॉपिकल डिप्रेशन के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल इनस्टेबिलिटी बोलते हैं। फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो, जैसे फ्रंटोजेनेसिस से क्या हुआ, टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर इंक्रीज हुआ तो वार्म एयर अपलिफ्ट होगी, लेटेंट हीट रिलीज होगी, बैरोक्लिनिक इनस्टेबिलिटी होगी, इससे क्लाउड बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा और साइक्लोजेनेसिस होगा और वेदर इनस्टेबिलिटी होगा। साइक्लोजेनेसिस का मतलब होता है साइक्लोन्स बनना, ठीक है, समझ में आने वाली बात। नाउ ब्रॉडर और इम्पोर्टेंस देख लो, अगर आपके पास वहाँ पर भूल गए तो चीज़ है। तो वेदर एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, वेदर और क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ये इंश्योर करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर बिटवीन लो एंड हाई एल्टीट्यूड। ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट एंड द मॉइस्चर बिटवीन द लो एंड द हाई लैटिट्यूड। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब रेनफॉल आएगा कहाँ से, फ्रंटल सिस्टम से। क्रूशियल होता है वीट कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, जैसे राबी सीजन के अंदर कहाँ से आएगा ना। नेक्स्ट इज डिजास्टर, भाई हेलस्टॉर्म, फ्लड, विलिजार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं आप लोगों के, फ्रंटल इनस्टेबिलिटी के कारण हो रहा है, जो आप लोगों का ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस देता है ये चीज़ है। क्लाइमेट चेंज एंगल देख लो अगर, तो वार्मिंग, आर्कटिक रिड्यूस, जो आर्कटिक रीजन जो है ना वो वार्म हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हो रहा है ना वो रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स ये आप लोगों का स्टॉर्म ट्रैक्स को जो है अल्टर कर रहा है। बट वार्मर ओशन जो होता है ना फ्यूल करता है स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स को, दैट मीन्स साइक्लोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इससे क्या होगा, मेरा इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया ना। अब देखो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस थे ना वो किस तरीके से हैंडल किए जा सकते थे। पहले एक क्वेश्चन आया था ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी के ऊपर, एक आया था फ्रंटोजेनेसिस वाले के ऊपर, एक आया था रोल ऑफ लैप्स रेट इन द वेदर प्रोसेस के ऊपर। समझ में आया ना। तो देखो सीधा सीधा कैसे हैंडल करोगे इसको, फोकस करो सीधा सीधा कंडीशनल इनस्टेबिलिटी के ऊपर, ट्रॉपिक्स के ऊपर, रोल ऑफ मॉइस्चर के ऊपर और लेटेंट हीट के ऊपर। इससे आप लोगों का ये आप कवर कर पाओगे। रोल ऑफ, आप फ्रंटोजेनेसिस में रोल ऑफ एयर मास कंट्रास्ट के ऊपर, अपलिफ्ट के ऊपर और साइक्लोन फॉर्मेशन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। लैप्स रेट एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कन्वेक्टिव डेवलपमेंट को देख सकते हो आप। सीधा सीधा बात है, सीधी सीधी बात है ना कि आप लोगों का किस तरीके से एकदम से घट गया, एकदम से बढ़ गया, दोनों आपस में फ्रंट टकरा गए, नहीं टकरा गए। सीधा सीधा आप लोगों का लैंड पर क्या है, सी पर क्या है, उससे आप लोगों का लैप्स रेट में किस तरीके का इफेक्ट आए, जो अपन लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको इसमें यूज़ करके आ सकते हो। सीधी सीधी बात है। नाउ
फ्यूचर में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड भाई। एक तो क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और इंस्टेबिलिटी के ऊपर। वार्मिंग इंक्रीज द मॉइस्चर, वार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर, आप लोगों का ट्रॉपिक्स के पास में, तो मॉइस्चर इंक्रीज होगा, इससे क्या हो जाएगा मेरा कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, हायर कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं जैसे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल में, ये क्या करेगा आप लोगों का इन्हांस इंस्टेबिलिटी से लिंक करना है इस चीज़ को। मैंने बताया था ना आप लोगों को, सीधा सीधा जब भी आप लोगों को क्या हो ना, जैसे कोई डिजास्टर के बारे में पूछ लिया, मान लो पेपर नंबर 2 में पूछ लिया, पेपर नंबर 1 में तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर पेपर नंबर 2 में पूछ लिया इंस्टेबिलिटी के ऊपर, और फाइनली आपको पता ही है इस बार कितना ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्ड्स हो रहे हैं पंजाब रीजन के अंदर, दैट मीन्स ये क्वेश्चन और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप लोगों को ये करना ही करना चाहिए, ठीक है। और आप बोलते हो कि अरे हमें करंट अफेयर से कैसे समझ में आएगा, भाई करंट अफेयर तो आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ हुई थी, लेकिन आपको लिंक करना है एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट कि आप लोगों को कौन सी इंस्टेबिलिटी बताओगे, तो उस इंस्टेबिलिटी के बारे में लिख देना। ऊपर से ये किससे लिंक होगा, ये आप लोगों का लिंक होगा ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी से, समझ में आया ना, ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी से, समझ में आया ना। फ्रंटोजेनेसिस जो होगा वो सब ट्रॉपिकल से लिंक होता है, समझ में आया ना। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, देखो इस साल भी क्वेश्चन आया था, आप सीधा सीधा अगर सीधा सीधा लिखाओगे तो क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा, वो तो जनरल स्टडीज टाइप का हो जाएगा। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो होगा ना, वो कॉज करेगा, कॉजेज लोकलाइज इंस्टेबिलिटी को, कॉजेज लोकलाइज इंस्टेबिलिटी को, इंक्रीज द थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी। ये क्या करता है आप लोगों का लोकलाइज इंस्टेबिलिटी को कॉज करता है और इंक्रीज करता है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को। अब बताओ लोकलाइज इंस्टेबिलिटी के बारे में अगर नहीं पता होता ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी वाले अंदर, तो कैसे आप कर पाते हैं ना। तो दिल्ली में जो चीज़ आई थी जियो इंजीनियरिंग इंस्टेबिलिटी, जियो इंजीनियरिंग एंड इंस्टेबिलिटी, आर्टिफिशियल क्लाउड्स आ रहे हैं, क्लाउड सीडिंग आ रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी को। क्या है आप लोगों का पहली बात आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में पहली बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हुआ था, है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर इस साल नहीं आया क्लाउड सीडिंग का, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर जो होगा स्टेबिलिटी के लिए अब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 4 जो है आप लोगों का फ्यूचर डायमेंशन है, दिमाग में रखना ये चीज़ है। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताई भाई, जो लोग लास्ट तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उन लोगों को फायदा होगा, जो लोग शुरू में भाग रहे हैं उनको भागने दो, है कि नहीं। अपन मुझे तो चाहिए कि बस मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट भी अगर उसको भी फायदा मिल रहा है तो क्यों ना फायदा मिले, समझ में आने वाली बात। नॉर्मली आप लोगों को समझ में आया मेरा किस तरीके से मैंने पैटर्न रखा है, मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरीज बता दी, करंट अफेयर बता दिए, सारे डायमेंशन बता दिए। अब आप लोगों को बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ फिर भी आप हाफ पेज अपना छोड़ के चलना अपने नोट्स के अंदर, क्यों, क्योंकि अगर न्यूज़ में कोई भी चीज़ आती है तो आप लोग उसको वहाँ पर नोट कर पाओगे। बट हाँ जैसे मैंने लिंक करवाया था कि किस तरीके की इंस्टेबिलिटी है, तो वो आप लोगों को वहाँ पर कीवर्ड यूज करके आना है नंबर लाने के लिए, जनरल स्टडीज तरीके से आप लोगों को लिखकर नहीं आना है, समझ में आया ना ये वाली बात। नाउ होमवर्क क्या है, देखो मैंने आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने को दूंगा, ठीक है। नॉर्मली वैसे मैं आज सोच रहा था मैं आप लोगों को अर्बन हीट आइलैंड का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं, लेकिन मैंने ही आप लोगों को डायरेक्ट पूरी तरीके से आज नहीं पढ़ाया है। मैंने उस टाइम पहले पढ़ाया था जब मैं आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी बता रहा था, उस टाइम पे मैंने अर्बन हीट आइलैंड आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उसी से आप लोगों को ये चीज़ें सॉल्व हो जाती, लिंक हो जाती। जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन करूंगा ना इसके अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर, उस टाइम पर अपन लोग ये चीज़ें देखेंगे, उस टाइम पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाने हैं और आप लोगों के डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स किसके, इस बार मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, डायग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं लोकल इंस्टेबिलिटी के, ठीक है, रीजनल इंस्टेबिलिटी के, और ऊपर से जो भी आप लोगों के कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स जिस तरीके से मैंने बनाया उसके आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं, समझ में आया ना ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा क्या होगा, जेट स्ट्रीम्स को होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे आपने लोकल विंड्स तो पता ही नहीं, भाई मैं पहले सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाली चीज़ कंप्लीट करा दूँ। जैसे ही ये चीज़ होगी कंप्लीट तो होगी, हो ही नहीं सकती कोई भी चीज़, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे करा दूँ। जब मैं लोकल विंड कराऊंगा उसके तुरंत बाद आप लोगों का मैं मॉनसून स्टार्ट कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरा जेट स्ट्रीम जैसे हो जाएगा, मैं आप लोगों को एयर मास बता दूंगा, फिर एयर मास जैसे हो जाएगा मैं आप लोगों को फ्रंटोजेनेसिस बता दूंगा। जैसे फ्रंटोजेनेसिस हो जाएगा आप लोगों को मैं सीधा लेके चलूंगा लोकल विंड के ऊपर।
जैसे ही लोकल विंड पे जाऊंगा फिर मानसून पे जाएंगे, फिर मानसून के बाद आगे के और ज़्यादा करते चले जाएंगे। समझ में आने वाली बात। तो जेड स्ट्रीम में आपको जैसे ही बताऊंगा, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम रिलेटेड बताऊंगा, जितना आपसे पूछा गया है उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और आज का आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम बताया, क्योंकि इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बट आप लोगों को एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट आप लोगों को किस तरीके से मटेरियल तैयार होना चाहिए, और ये इसका पॉसिबिलिटीज़ है कि अब जिन एग्जामिनर जो है वो आप लोगों का इस पर पूरा का तरीके से क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा पूरी की पूरी, क्या पूरी की पूरी अपना फोकस शिफ्ट करेगा। जैसे इस साल भी अर्बन हीट आइलैंड पे इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन बस वही बात है कि आप इंस्टेबिलिटी में डालोगे या फिर किसके अंदर डालोगे, आप लोगे डिजास्टर के अंदर। बात वही आती है, तो मैं इसको डिजास्टर में डालूंगा अर्बन हीट आइलैंड को, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगा, याद रखना ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को भी लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि अगर नॉर्मली सब्सक्राइब नहीं होता है, अगर मुझे कोई वो नहीं मिलता, मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ और पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सीरीज यहीं पे बीच में रुक जाए। तो कम से कम एक भी अगर मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, आप लोग अगर एक बंदा भी अगर मुझे सपोर्ट दिखाता है, तो मैं ये पूरा का पूरा आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 100% फुल सिलेबस आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों को यूट्यूब में ये चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिलेगी कि मैंने पूरा एग्जाम बेस्ड आप लोगों को कराया है और आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही तैयार करवाए हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।